हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिटेट पाथवे के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि हमारे प्लांट के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। इन मेटाबॉलिक रिएक्शन जब एक चैन में, एक सीक्वेंस में चलती है तो उसको मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। और उसके थ्रू क्या होता है, बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। तो उसमें एक पाथवे थी हमारी एसिटेट पाथवे। तो आज जो है हम उसी को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं सबसे पहले एसिटेट पाथवे के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्लांट के अंदर सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो आसपास के एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वाटर जो है आपके रूट सॉइल से लेकर के क्या करते हैं, और जो लाइट होती है उसको ऐसे एनर्जी का सोर्स यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं शुगर की या कार्बोहाइड्रेट की। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो आपका शुगर है फर्दर, फिर इसके बाद अनदर स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, अदर पाथवेज में इन्वॉल्व होता है। उसी में लिखा हुआ है पहला पॉइंट यहाँ पर कि एसिटेट या एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एसिटेट है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये हमको कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से मिलता है, जो कि प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, ऑब्टेन होता है किसके थ्रू, पायरुविक एसिड के थ्रू। तो यहाँ पर ये बताया कि जब हमारा शुगर बनता है तो शुगर की सबसे पहली प्रोसेस होती है यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से हमारा पायरुवेट या पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, और इस पायरुविक एसिड के बाद हमको मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि ये पायरुविक एसिड से ऑब्टेन्ड होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम, जो कि इन्वॉल्व होता है हमारे वेरियस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन में। यहाँ पर ये बताया गया कि जो एसिटेट पाथवे है इसमें दो रूल्स होते हैं, दो प्रोसेस या दो पाथवे इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली पाथवे है इसमें एसिटेट मेलोनेट पाथवे, और दूसरी है आपकी एसिटेट मेलोनेट पाथवे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिटेट मेलोनेट पाथवे के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोप्रीनोइड पाथवे, टर्पेनोइड पाथवे। यहाँ पर ये बताया गया है कि इस पाथवे को हम आइसोप्रीनोइड पाथवे या टर्पेनोइड पाथवे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एसिटेट मेलोनेट पाथवे है, ये पाथवे स्टार्ट कहाँ से होती है, कौन कौन से इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जब हम ये कहें कि कौन से ऐसे जो है कंपाउंड्स होते हैं या कौन से ऐसे इंटरमीडिएट होते हैं जो इस पाथवे को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एसिटेट मेलोनेट पाथवे begin with molecule of acetyl coenzyme which is produced from the pyruvic acid। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एसिटेट मेलोनेट पाथवे है वो हमारी बिगिन होती है, स्टार्ट होती है किससे, एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू। ठीक है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस होता है, और पायरुविक एसिड हमको कहाँ से मिलता है, तो ये ग्लाइकोलिसिस का हमारा एंड प्रोडक्ट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये ग्लाइकोलिसिस है हमारा, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट हमारा पायरुवेट या पायरुविक एसिड है, वहीं से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम जो है यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और इस पाथवे में क्या होता है कि जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो हमारा बनता है मेलोनिक एसिड। इस मेलोनिक एसिड से ही इस पाथवे का नाम पड़ा है हमारा मेलोनेट पाथवे। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर होते हैं, इसमें होता है आइसो पेंटानाइल पायरोफॉस्फेट, जिसको हम आईपीपी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है आपका डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, जिसको हम डीएमएपीपी के नाम से जानते हैं। ये हमारे बहुत ही दो इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीज टू प्रिकर्सर एक्ट एज एक्टिव आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट इस मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द आइसोप्रीनोइड। यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर हैं आपके आईपीपी और डीएमएपीपी, ये हमारे क्या हैं, एक्टिव आइसोप्रीन यूनिट हैं, और यही हमारी आइसोप्रीन जो यूनिट होती है ये हमारे मेन बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है हमारे आइसोप्रीनोइड्स का, जिसमें से आइसोप्रीनोइड बनते हैं और इसके बाद टर्पेनोइड की फॉर्मेशन होती है इस पाथवे के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दिस पाथवे कॉन्ट्रीब्यूट टू अबाउट 1/3 ऑफ द नोन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये पाथवे होती है ये कंट्रीब्यूट करती है कम से कम 1/3 पार्ट ऑफ द नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जानते हैं तो 1/3 पार्ट जो है ये पाथवे ही जो है उसमें कंट्रीब्यूट करती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाने में, जैसे कि टर्पेनोइड्स, एंथ्राक्विनोन्स, नेप्थाक्विनोन्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेनोसाइड्स, फ्लेवोनोइड्स, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। अब देखते हैं इस पाथवे में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है और कहाँ से जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है, और देन इसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यहाँ पर ये बताया गया है, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप में ये बताया गया है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम थ्रू क्लैसन कंडेंसेशन। यहाँ पर ये बताया गया है
कि इस पहले स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कंडेंसेशन करते हैं और कंडेंसेशन के बाद जो है ये फॉर्मेशन करते हैं किसकी, एसिटाइल कोएंजाइम की। ये हमारे इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पहली प्रोसेस मैंने बताया, क्या बताया कि जो एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं इसके दो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में कंडेंस होते हैं और कंडेंसेशन के बाद जो है हमको बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। सेकंड प्रोसेस में क्या बताया गया है, सेकंड प्रोसेस में बताया गया है कि थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म एन इंटरमीडिएट बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम, जिसको हम बोलते हैं HMG कोएंजाइम बाय द एल्डोल एडिशन। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो एसिटोएस्टाइल कोएंजाइम है, इस एसिटोएस्टाइल कोएंजाइम में क्या होता है कि हमारा एक थर्ड मॉलिक्यूल और ऐड होता है। ठीक है, कौन सा ऐड होता है, थर्ड मॉलिक्यूल जो है इसमें और ऐड होता है हमारा, किसका, एसिटाइल कोएंजाइम्स का। और फिर इसके बाद क्या होता है कि इसमें एक एल्डोल एडिशन होता है और एल्डोल एडिशन के बाद इसमें फॉर्मेशन होती है हमारी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल, जिसको हम HMG कोएंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारा लिखा हुआ है, नेक्स्ट टू स्टेप रिडक्शन गिव राइज टू द मेलोनिक एसिड विच इज मेन प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पेनोइड्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारा मेलोनिक एसिड जो हमारा फॉर्म हुआ था, मेलोनिक एसिड की क्या होती है, इसमें फॉर्मेशन होती है। कैसे फॉर्मेशन होती है, तो इसमें रिडक्शन होता है, टू स्टेप रिडक्शन होता है। किसका, तो इसके पहले वाले सिंथेसिस में हमको मिला था HMG कोएंजाइम। इस HMG कोएंजाइम में क्या होता है कि रिडक्शन होता है टू स्टेप में, और टू स्टेप में रिडक्शन के बाद हमको जो है मिलता है इसमें मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड क्या है, ये एक तरह का मेन प्रिकर्सर है किसके लिए, टर्पेनोइड की बायोसिंथेसिस के लिए, यानी कि टर्पेनोइड्स की बायोसिंथेसिस के लिए मेलोनिक एसिड जो है मेन प्रिकर्सर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मेलोनिक एसिड ऑन ATP मेडिकेटेड phosphorylation result in a malonic acid diphosphate which on decarboxylation produce first isoprene unit आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट IPP। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मेलोनिक एसिड है इसका क्या होता है, ATP मेडिएटेड फॉस्फोराइलेशन होता है। इस ATP मेडिएटेड फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होता है कि इसमें फॉर्मेशन होती है मेलोनिक एसिड डाइफॉस्फेट की। फर्दर इसके बाद फिर से क्या होता है कि इसमें जो है डिकार्बोक्सिलेशन होता है, आपका जो है प्रोड्यूस होता है फर्स्ट आइसोप्रीन यूनिट, जिसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं IPP के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए मेलोनिक एसिड है, ATP की फॉस्फोराइलेशन होता है। इस ATP की फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होता है, इसमें हमको फॉर्मेशन होती है ये आपकी IPP की, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट की। और इसके बाद जो है हमको यहाँ पर मेलोनेट फॉस्फेट भी मिलता है। कैसे मिलता है यहाँ पर, तो जो मेलोनेट काइनेज और जो मेलोनेट 5 फॉस्फेट हैं, काइनेज ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे मेलोनेट फॉस्फेट की। और फिर इसके बाद क्या होता है कि इस मेलोनेट फॉस्फेट क्या होता है, फर्दर जो है डिकार्बोक्सिलेशन होता है और डिकार्बोक्सिलेशन के बाद क्या होता है ATP के थ्रू होता है और हमको बाद इसकी फॉर्मेशन होती है आपकी IPP की। IPP को हम बोलते हैं आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिफ्थ स्टेप में यह बताया गया है कि बाय द आइसोमेरेज एंजाइम द IPP गिव राइज टू सेकेंड आइसोप्रीन यूनिट। यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें इन्वॉल्व होता है आइसोमेरेज एंजाइम। आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है कि जो हमारे पहले स्टेप में जो IPP की फॉर्मेशन हुई थी, इसमें एक हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है आइसोमेरेज एंजाइम। ये क्या करता है, आपका सेकेंड आइसोप्रीन यूनिट जो है वो देता है इसको, जिसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, जिसको हम DMAPP के नाम से भी जानते हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा IPP है इसमें क्या होता है कि आइसोमेरेज एंजाइम्स क्या होता है, इसमें जो है इसमें सिंथेसिस करते हैं और सिंथेसिस करने के बाद फॉर्मेशन करते हैं आपकी DMAPP की। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये बताया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ द IPP विथ DMAPP वाई एंजाइम प्रेनाइल ट्रांसफरेज यील्ड C10 यूनिट। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो क्या होता है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, किस चीज़ का एडिशन हो रहा है, IPP का एडिशन हो रहा है। यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा एक जो है एक मॉलिक्यूल IPP किसमें जुड़ता है, DMAPP में जुड़ता है। DMAPP क्या है हमारा, तो अभी मैंने आपको बताया था डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। इसमें क्या होता है कि 1 यूनिट ऑफ IPP जुड़ता है, किसकी वजह से जुड़ता है, तो एंजाइम प्रेनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, कार्बन 10 यूनिट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनाइल डाइफॉस्फेट, जिसको हम
PP के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये बहुत ही एक तरह का इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है किसके लिए, मोनोटर्पेन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि जो DMAPP है, यहाँ पर क्या होता है कि एक वन मॉलिक्यूल ऑफ IPP का एडिशन होता है और फॉर्मेशन होती है आपकी जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट C10 की, जिसकी ये क्या है, एक तरह का मोनोटर्पीन्स का प्रिकर्सर है हमारा। नेक्स्ट हमारी दी हुई है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर IPP यूनिट अगेन विद द GPP गिव राइज टू। यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें फिर से क्या हो रहा है कि इसमें फिर से जो है एक IPP का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, ये जो हमारी ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट की सिंथेसिस हुई है, इसमें क्या होता है कि एक हमारा IPP की जो है मॉलिक्यूल फिर से जुड़ता है और जुड़ने के बाद बनाता है फार्नेसाइल डाईफॉस्फेट, जिसको हम FPP के नाम से भी जानते हैं। ये क्या हमारा C15 यूनिट होता है, ये भी एक प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है जो कि सिंथेसिस करता है आपके सेस्क्विटर्पीन की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो कि इसका पहले वाला जो कंपाउंड था हमारा, ठीक है, जर्नेनाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि मोनोटर्पिन का प्रिकर्सर था। इसमें क्या होता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ IPP फिर से ऐड होता है और फॉर्मेशन करता है आपकी C15 फॉर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट की। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्दर एडिशन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द IPP। यहाँ पर ये बताया गया कि जो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट है हमारा, इसमें एक अनदर मॉलिक्यूल IPP फिर से ऐड हो रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट है, इसमें अनदर जो है वन ग्रुप फिर से आपका जो है IPP का ऐड होता है और फॉर्मेशन करता है हमारी किसकी, C20, जिसको हम बोलते हैं जर्नेसाइल जीरानाइल डाईफॉस्फेट, जिसको हम GCPP के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस करता है द रेंज ऑफ द डाइटर्पिन, यानी ये डाइटर्पिन्स का प्रिकर्सर है हमारा। आप दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर रिएक्शंस में जो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट है, इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ IPP ऐड होता है और IPP ऐड होने के बाद फॉर्मेशन आपको ऐड करता है C20 यूनिट की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जर्नेसाइल जीरेनियोल पायरोफॉस्फेट, या हम जिसको बोलते हैं GCPP, और ये हमारे जो है प्रिकर्सर होता है डाइटर्पिन्स का। लास्ट स्टेप है आपकी फर्दर एडिशन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द IPP। यहाँ पर ये बताया गया कि जो हमारा जर्नेसाइल जीरेनियोल पायरोफॉस्फेट बना था, इसमें अनदर मॉलिक्यूल ऑफ IPP क्या होता है, ऐड होता है और इसमें हमको क्या होता है, रेयर टर्पिन्स जो होते हैं प्राप्त होते हैं, जिसको हम जर्नेसाइल फार्नेसी एंड पायरो फॉस्फेट फाल, जिसको हम GFPP के नाम से भी जानते हैं, यह हम C25 यूनिट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेस्ट्योटर्पिन्स। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जर्नेसाइल में क्या होता है कि इसमें IPP वन मॉलिक्यूल ऐड होता है और फॉर्मेशन करता है आपकी C25 की। एक समरी देख लेते हैं हम लोग एसिटेट मेवलोनेट पाथवे की। सबसे पहले मैंने बताया था कि एसिटाइल कोएंजाइम्स क्या होते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में ऐड करते हैं, कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन के बाद बताते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। देन इसके बाद क्या होता है, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, एंडोल्स कंडेंसेशन होता है, इसके बाद फॉर्मेशन करते हैं आपकी HMG कोएंजाइम्स की। देन HMP कोएंजाइम जो होते हैं, इसका 2 स्टेप रिडक्शन होता है और रिडक्शन होने के बाद फॉर्मेशन होती है आपकी मेल्वेनिक एसिड की। मेल्वेनिक एसिड का क्या होता है, फिर इसके बाद ATP का फॉस्फोराइलेशन होता है और फॉस्फोराइलेशन के बाद हमको मिलता है मेलोनेट फॉस्फेट। मेलोनेट फॉस्फेट का क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है और हमारी फॉर्मेशन होती है आपकी 3-आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट की, जिसको हम IPP बोलते हैं। देन इसके बाद क्या होता है कि जो IPP होता है फर्दर हमारा कन्वर्ट होता है DMAPP में, ठीक है। और फिर इसके बाद DMAPP क्या होता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ IPP इसके अंदर ऐड होता है और फॉर्मेशन होती है आपकी जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट C10 की। देन इसके बाद क्या होता है, जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट C10 क्या होता है कि इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ IPP जो है फिर से ऐड होता है और फॉर्मेशन होती है आपकी C15 फॉर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट की। देन इसके बाद फर्दर जो है रिएक्शंस होती है। देन उसके बाद फिर से जो है IPP वन मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होता है और फॉर्मेशन होती है इसमें C20 जर्नेसाइल जरएनियोल पायरोफॉस्फेट की। और देन इसके बाद फिर से फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ IPP ऐड होता है और फॉर्मेशन होती है इसमें C25 की। एसिटेट पाथवे में नेक्स्ट था हमारा एसिटेट मेलोनेट पाथवे। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि दिस पाथवे इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड लिपिड बट ऑल्सो पॉलीकेटाइड्स। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एसिटेट मेलोनेट पाथवे है, ये पाथवे सिर्फ हमारे लिए फैटी एसिड और लिपिड की बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है पॉलीकेटाइड्स की फॉर्मेशन होती है। पॉलीकेटाइड्स क्या होते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दीज पॉलीकेटाइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पॉलीकेटाइड्स क्या है, हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं आपके अल्टरनेट
कार्बोनाइल मिथाइल ग्रुप, जिस ये आपके पॉलीकेटाइड्स होते हैं, इसमें एंटी कैंसरस एक्टिविटी होती है, ठीक है। और फिर फर्दर क्या होते हैं, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड स्टार्टिंग विद द एसिटाइल कोएंजाइम एज ए प्रिकर्सर। यहाँ पर ये बताया गया कि जो फैटी एसिड है हमारा, जिसकी सिंथेसिस होती है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला प्रिकर्सर जो है हमारा, जिससे हमारी सिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो वो है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ACP, जिसको हम बोल रहे हैं एसाइल कैरियर प्रोटीन, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसाइल थियोईस्टर ऑफ द ACP। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारा प्रिकर्सर है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम, वो हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब भी एसियल कैरियर प्रोटीन जो है जब जाकर के इससे बाइंड होता है, तो बाइंड होने के बाद क्या होता है, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन करता है आपकी फैटी एराइल थियोईस्टर ऑफ द ACP की। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये थियोईस्टर जो होते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे फैटी एसिड की। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके एसिटेट मेलोनेट पाथवे में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जो हमारा इस पाथवे के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है हमारा, वो है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम से क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन के बाद हमको मिलता है मेलोनाइल कोएंजाइम। मेलोनाइल कोएंजाइम जो होता है, इसके बाद क्या होता है कि जो मेलाइन कोएंजाइम है, इसमें क्या होता है कि जो एसाइल कैरियर प्रोटीन होते हैं, इसका क्या होता है कि फर्दर रिएक्शन होती है इसके साथ, और एक्टिवेशन होता है इसमें, और जो है इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो आपका एसिटाइल ट्रांसफरेज, और फॉर्मेशन होती है आपकी मेलोनाइल एसियल कैरियर प्रोटीन की, जिसको हम ACP बोलते हैं। फर्दर SRP आप देख सकते हैं कि जो आपके एसिटाइल कैरियर एसिटाइल कोएंजाइम है, इसमें क्या होता है कि ACP के साथ जो है इसकी फर्दर जो है रिएक्शन होती है, और जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो आपका एसिटाइल ट्रांसफरेज, और फॉर्मेशन होती है आपकी एसिटाइल ACP की। देन इसके बाद क्या होते हैं कि जो मेलोनाइल ACP और एसिटाइल ACP क्या होते हैं, इन दोनों क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, जिसमें से क्या होता है कि डिकार्बोक्सिलेशन की जो है प्रोसेस होती है, और एक जो है आपका एसाइल कैरियर प्रोटीन जो है एलिमिनेट होता है, और फॉर्मेशन करता है आपकी एसिटाइल ACP की। देन इसके बाद क्या होता है कि जो एसिटोएसिटाइल ACP होता है, इसका क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या होता है, रिडक्शन होता है। किस टाइप का रिडक्शन होता है, तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिडक्शन होता है इसके साथ, और फॉर्मेशन होती है इसमें क्या होती है, 3 डाईऑक्सी ब्यूटाइल ACP की। देन इसके बाद क्या होता है कि जो आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP है, इसका डिहाइड्रोक्सिलेशन होता है, एक वाटर ग्रुप इसमें से एलिमिनेट होता है, और एलिमिनेट होने के बाद फॉर्मेशन करता है आपकी कैरोटोनाइल ACP की। देन इसके बाद क्या होता है, कैरोटोनाइल ACP क्या होता है, फर्दर फिर से मल्टीपल रिएक्शन होती हैं, और फॉर्मेशन होती है आपकी ब्यूटाइल ACP की। देन इसके बाद जो ब्यूटाइल ACP होता है वो फॉर्मेशन करता है हमारे 3 अलग अलग कंपाउंड की। एक होता है हमारा फैटी एसिड की फॉर्मेशन करता है, दूसरा है आपका फैटी एराइल कोएंजाइम्स की, थर्ड है आपकी पाल्मिटोइल ACP की फॉर्मेशन करता है, और इसी से फर्दर फॉर्मेशन होती है आपकी पाल्मिटिक एसिड की। देन इसके बाद पाल्मिटोइल ACP क्या होता है, ये फर्दर फिर रिएक्शन होकर के कन्वर्ट होता है आपकी स्टीरियोराइल ACP में, जिससे फॉर्मेशन होती है आपकी स्टीयरिक एसिड की। देन इसके बाद क्या होता है कि इसमें फिर फर्दर रिएक्शन होती है, फर्दर रिएक्शन के बाद इसमें बनता है हमारा ओलियोइल ACP, जिसमें फॉर्मेशन होती है आपकी ओलेइक एसिड की। देन इसके बाद क्या होता है, इसका डिहाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन होने के बाद इसमें आपका फॉर्मेशन जो कंपाउंड बनता है, बहुत सारा इंटरमीडिएट बनता है, वो है हमारा लिनोलियोइल ACP, जिससे फॉर्मेशन होती है आपकी लियोलेइक एसिड की। देन इसके बाद क्या होता है कि ये हमारा ऐसे प्रिकर्सर काम करता है। देन इसके बाद फॉर्मेशन होती है इसमें लिंडेनोइल ACP की, जिसमें से आपकी फॉर्मेशन होती है फर्दर इसके बाद लिनोलेनिक एसिड की। देन इसके बाद क्या होता है, फिर से इसमें फर्दर रिएक्शन होती है, और फर्दर रिएक्शन के बाद ऐसे प्रिकर्सर ये काम करता है, और इसके बाद ये कन्वर्ट होता है आपकी एरेचिनोडाइल डोनाइल ACP में, और इसके बाद इसी से फर्दर आपकी फॉर्मेशन होती है आपकी एरेचिडोनिक एसिड की। थैंक यू।